नमस्कार, विवाद लाइव में आपका स्वागत है। आज हम रविवार को आपके लिए हमेशा एक विशेष कार्यक्रम लाते हैं और आज भी हमारा प्रयास यही है कि आपको कोरोना के बारे में बताएं, कोरोना से लौटा। आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में मेहमान है डॉक्टर वर्षा सिन्हा, MD DGO है, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उनके बगल में है डॉक्टर जलार्दन प्रसाद शाह, जो हेमोपैथी डॉक्टर है, जाने माने नाम है, उनसे मैं हेमोपैथी से मिलाया। इसके साथ भागलपुर मेडिकल, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत सिन्हा भी जुड़ेंगे और कोविड के जो हमारे स्पेशलिस्ट माने जाते हैं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा भी जुड़ेंगे। तो आज हम पहले आपको जरूर बताएंगे, फिर आप उससे सवाल करेंगे। आज से लगभग 1 साल पहले के आंशिक और आतंकिक दोनों को याद करने का समय है। 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। समूचे देश के पहिए थम गए, दुकानों के शटर गिरा दिए गए थे, लोगों ने बेहतर और आवश्यक सेवा छोड़ सब कुछ खुद बंद कर दिया था। यानी कोरोना का प्रकोप हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोरोना क्या है, तो बहुत लोग भयभीत होकर अपने शटर, अपने दुकान खुद बंद कर दिए। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस बलों और जरूरी कामकाज से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए शाम 5 मिनट के लिए ताली और घंटी बजवाया था और लोगों ने बजाया था, घरों में दीप भी जलाया था और ताली भी बजाया था। ये मनोबल बढ़ाने के लिए और एक लंबी दूरी में जाने से पहले एक उत्साह का वर्धन का एक संकेत था। मानसिक रूप से लोग तैयार हो जाने के लिए कि अब आप लंबे इनिंग खेलने वाले हैं, इसलिए ये हुआ। दुनिया के तमाम देशों से कोरोना होने लगा, चीन से ये खबरें आ रही थी। चीन का वुहान के शहर में अनजान बात ये वायरस लोगों को मौत देने की सलाह रहा था। उस समय भारत उसने जोर तरीके से कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ। लोग समझते थे कि वहां हो रहा है तो यहां आ रहा है, मगर कोरोना की एक मरीज वुहान शहर की केरल में उसने स्प्रेड किया था पूरे भारत। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री ने देखा था कि 24 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की और आज 24 मार्च में 3 दिन हो गए और आज हम फिर उसी ओर पहुंच रहे हैं जहां हम लोगों को भय और दहशत का माहौल मिला था। सबसे बड़े लोग ये सोचा था कि 70 डेज हम घर में कैद हो जाएंगे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि आपको घर में रहना पड़ेगा, घर से निकलने में परेशानी होगी। तो ये सब हुआ था। लॉकडाउन होते ही महानगरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर पैदल निकल पड़े। ये बहुत गलत चीज है। पहले तो बताते तो प्रवासी मजदूर अपने इंतजाम और सैकड़ों प्रवासी मजदूर लोग बेरोजगार हो गए और उस समय का माहौल आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी देखा और तमाम लोगों ने देखा होगा। सरकार के समय चैलेंज था उस पर काबू पाने के लिए। 31 मार्च 2020 में उस समय मात्र 184 लैब था। उस 184 लैब पूरे हिंदुस्तान में 184 लैब था और उसमें टेस्ट हुआ था 14,000 संख्या। उसमें 243 केसेस भारत में 20 मार्च को आपको दिखा था। तो अब केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल हुआ था। अगर तालमेल नहीं होता तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग इस बीमारी से उबरने की हर एक पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही थी, उस पर कोई रोक नहीं था। जहां भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही थी, क्या दुनिया से कोरोना चंगू से मुक्त हो जाएगा पूरी दुनिया?
ऐसा कब संभव होगा? क्योंकि कोरोना ने फिर से तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र एमपी में लगभग लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, तो क्या फिर से लॉकडाउन होगा? इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वर्षा की हम आपसे शुरू करते हैं। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोगों को आप लोगों ने जिस तरह से मरीजों की सेवा की है वो काबिल तारीफ है, और भगवान का स्वरूप डॉक्टरों को दिया भी गया है। लोगों ने समझा कि डॉक्टर ही है जो बचा सकते हैं, जो गिरा बनेगा ब्यूरोक्रेट के लिए ये असंभव था, तो डॉक्टरों ने संभव किया। तो आप बताएं, अभी अभी देखिए 20 मार्च 2020 में ये संख्या 245, अब 2480 है आपके पूरे देश में। आज उसी तारीख को हम 40,000 के आसपास, क्या ये जमाना दिखता नहीं है? आप बताएं। देखिए दीपक जी, आपके आंकड़े बिल्कुल सब कुछ सही बता रहे हैं। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना वायरस पहले ही था, हमारे साथ ही था, लेकिन इंसानों में नहीं, ये जानवरों ने इस देश पर डाउन करता है, इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा सचेत नहीं है। लेकिन जब से इसका आउटब्रेक स्टार्ट हुआ और ये इतना नोटोरियस वायरस है, इतना हाईली इफेक्टिव है, किसी ने नहीं सोचा था कि ह्यूमन्स में ट्रांसफर होगा। जैसे ही ह्यूमन्स में ट्रांसफर हुआ ये वायरस, और इसकी इफेक्टिविटी इतनी ज्यादा देखी गई कि बहुत कम नॉलेज था हम लोगों के बारे में, इसके बारे में, कोविड के बारे में, जो अब इतना ज्यादा हम इस वायरस के बारे में जानने लगे। तो इसकी इफेक्टिविटी इतनी ज्यादा थी, और वुहान का एग्जाम्पल जो था, जो देखा गया जब से मार्च में लॉकडाउन हुआ था, उसके 2-3 महीने पहले से ही काफी सर्कुलेशन में था वीडियोज का, जो हम लोगों ने, सभी लोगों ने देखा कि कैसे मर रहे हैं लोग, कैसे उनके प्रभावित हो रहा है, लोग कितने भयभीत हो रहे हैं। और जब तक जो भी डिसीजन हमारे गवर्नमेंट का होना था या कुछ भी होना था, कोई दुनिया में कोई जानता ही नहीं था कि इस तरह का हो भी सकता है, कोई नहीं जानता था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, हमारे जनरेशन में किसी ने कुछ नहीं देखा था, चाहे हमारे सीनियर जनरेशन हो, कोई भी हो, कभी किसी ने इस तरह की परिस्थिति देखी ही नहीं, कभी ऐसा मैंने ख्याल में भी नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि इस तरह का लॉकडाउन होगा और सारे लोग बंद पड़ जाएंगे इससे बचने के लिए। कभी भी कोई मुसीबत आती है तो सारे लोग मिलकर उसका सामना करने को तैयार होते हैं। तो इसकी इफेक्टिविटी इतनी ज्यादा थी, क्या कारण था, कहाँ इफेक्ट कर रहा था, कि कोई भी नया इन्फेक्शन जब भी आता है, जब तक उसके बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक उसकी ट्रीटमेंट या वैक्सीन किसी चीज के बारे में आना, सोचना बहुत टाइम लगता है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सालों का एक्सपीरियंस होता है, ट्रायल्स होते हैं, मल्टीपल ट्रायल्स होती हैं, तभी कोई चीज इंट्रोड्यूस करता है कि ये डिजीज का जो है क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है, किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। शुरू में हमें ये भी पता चल रहा था कि हमें करना क्या है, धीरे धीरे जब बातें सामने आती गई कि वो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जा रहा है, फिर कुछ समय में पता जानते हैं इस बीच में इन्फेक्शन रेट्स भी बढ़ गए। बाय द टाइम सरकार का ये इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ, थोड़ा देर से ही सही लेकिन हुआ कि लॉकडाउन करके वहां पर उसको रोका गया। फिर बाद में हम लोगों का ये आया कि जब लॉकडाउन खुलने के पहले मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, क्योंकि कॉज पता चलने लगा था धीरे धीरे कि रेस्पिरेटरी रूट से जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिसको कवर अप किया जाए, इससे इन्फेक्शन के दर को रोका जा सकता है। ये तो किसी को देख के पता नहीं चलता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं। टेस्ट के जानते हैं, लैबोरेटरीज की बात है तो लैबोरेटरीज उतना एडिक्वेट नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था। जब तक कोई नया इन्फेक्शन आएगा, इन्फेक्टिविटी के साथ आएगा, तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है कि सरकार को भी, चाहे वो कितनी भी इक्विप सरकार होती है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज का भी आप उदाहरण लीजिए, दिल्ली में हुआ, अमेरिका में हुआ, ये लोग कितने एडवांस हैं, उस हिसाब से तो वहां पे ज्यादा स्टेप लेना चाहिए। अब वहां मॉर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है वो बहुत हाई थी, उस कंपेरिजन में हमारा देश तो सिक्योर था कभी, और यहाँ पे बहुत कुछ एक्शन लिया गया, इतनी जल्दी सब जगह लैबोरेटरी सेटअप जितनी भी लगानी है, क्या करना है, नहीं करना है, सब रिसर्च में लगे हुए हैं और वैक्सीन के पीछे लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से तो हम तो देखते हैं हम आपसे जी, हम आपसे इसके बाद सामाजिक
जो रूपरेखा है, सामाजिक जो माहौल है और वैक्सीनेशन की बात करें, डॉक्टर आपको बहुत दिनों से होम्योपैथिक का इलाज करते हैं और बहुत लोगों को आपकी दवा पर भरोसा है। जब कोरोना आया था और जब ये कोरोना आ रहा है, आप क्या लगता है कि होम्योपैथिक से इसका कोई इलाज हो, होम्योपैथिक पर ये कोई प्रभाव डाल सकता है? देखिए, हम बताना यह चाहेंगे कि मानव जीवन जब अस्तित्व में आया तब से किसी न किसी बीमारी का भी जन्म और उद्गम हुआ। इसके पूर्व भी कई संक्रमण और कई महामारी मानव समाज को, हमारे देश को, दुनिया को देखना पड़ा। किंतु जहां तक 2019 और 20 के ट्रांजिट पीरियड में दुनिया में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत मौत का पैगाम लिए हुए ये संक्रमण या बीमारी जो जानवरों में, मवेशियों में थे, और यही वजह है कि मानव समाज का, विज्ञान का, स्वास्थ्य विज्ञान का, साइंटिस्ट का, सोशल वर्कर का उसको ध्यान नहीं। जब ये मवेशियों से, जानवरों से मानव में ये वायरस प्रवेश किया तो कोई मोहलत नहीं दिया, कोई समय बहुत नहीं दिया, इमीडिएट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में विस्फोटक स्थिति में जा रहा है। आज भौतिक विकास का युग है। घंटों में लोग दुनिया की एक छोर से दूसरी छोर जाते हैं और यातायात चलता रहता है। हमारे देश की सरकार, हमारे नुमाइंदे करने वाले लोग या कि दूसरे बड़े देश और छोटे देशों के लोग अगर हवाई सेवा को रोक लिए होते, इसकी गहराई और इसकी सीरियसनेस को समझते तो शायद इतना पैंडेमिक, इतना डेथ नहीं होता। रही बात इसके वैक्सीन की या इसके रोकथाम या इलाज की, तो कभी यह देखा ही नहीं गया। संक्रमण बहुत है हमारी दुनिया में। प्लेग देखा, हाइड्रे देखे, हमारे यहाँ मलेरिया पर काम है, मिजल्स पॉक्स पर काम है, और भी बहुत से एक्स पर आया, पोलियो पे हुआ। लेकिन ये वायरस इस तरह का कि ट्रांजिट में ये हो रहा है, हमारे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हमारे माउथ ऑर्गन, हमारे श्वसन क्रिया से, सांस की क्रिया के माध्यम से, या हम दूसरों से रिसीव कर लेते हैं या हम दूसरों को दे देते हैं, चाहने वाला नहीं। एक मानव स्वभाव है, मनोवैज्ञानिक स्वभाव है, मानव सहज स्वभाव है कि हाथ अक्सर हमारे चेहरे पर, नाक पर, होठ पर, मुंह पर आता रहता है, और ये इसका सोर्सेस है ट्रांजिट होने का। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर साहब ने मैंने अच्छी बात बताई और आपने भी इसके पहलुओं को एक सामाजिक पहलू, एक सामाजिक दायित्व होता है, वो हमने होता है, आपने होता है। आपको क्या लगता है कि हम कल में ढीले पड़ जाते हैं, जैसे कोरोना अब खत्म हो गया, इस तरह की बातें, अब कोरोना कहाँ है, पूरे शहर में मास्क नहीं पान को घूमना और सोशल डिस्टेंसिंग का फरूदा उड़ाना, और जब आए तो कमरे में बंद हो जाना। तो मैं आपसे पूछूंगा सही एक पहलू। दूसरा हुआ वैक्सीन भारत ने बना दिया, भारत ने वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी सप्लाई किया, मानवता को लेकर सप्लाई हो गया। वैक्सीन लगाने के लिए लोग शामिल रहे, वैक्सीन लगाने की संख्या में तेजी हुई। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी वो कह रहे हैं एक्सपर्ट कि आप मास्क लगा के रहिए, हाथ धो के रहिए, हाथ की सफाई कीजिए। तो फिर ऐसा लगता है कि वैक्सीन पर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है वैज्ञानिकों को।
लेकिन ये वैक्सीन फेल कर जाएगा और हम मास्क नहीं लगाते तो क्या करेगा? देखिए, ये जो वायरस है ये बड़ा ही नोटोरियस है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस सभी को जानते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्ट है। ये बड़ा म्यूटेट करता है और काफी वैराइटीज है। वैक्सीन कभी भी जिस चीज की बीमारी के रोकथाम के लिए बनता है तो या तो वायरस का कोई अंश लेके या वायरस को डेड करके डीएक्टिवेट करके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो वैक्सीनेशन बाकी बीमारियों के लिए होता है, जैसे बच्चों में वैक्सीन दी जाती है, आप उसको क्या करते हैं, बॉडी को जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किए ताकि आपका बॉडी यूज टू और उसमें रिस्पॉन्स आए, बॉडी में आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स हो। एक प्राइमरी होती है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ उससे रिस्पॉन्स हुआ, और सेकेंड टाइम इन्फेक्शन अगर किसी को होगा तो एक ह्यूज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बॉडी में होता है जो बीमारी से लड़ता है, जब बीमारी से सामना होता है। तो इसमें बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्सी डेफिनेटली आ रहा है क्योंकि कोई भी वैक्सीन है वो एंटीजन है। हमने इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस किया किसी भी लोग उसके पार्टिकल से या किसी भी प्रोटीन से तो किया और उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, लड़ने की क्षमता जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता लगाते हैं। तो ये देखा गया कि इंडिविजुअल वेरिएशन होती है, किसी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, किसी में कुछ भी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। तो मेरे ख्याल से अभी तो लॉन्ग टर्म स्टडी बाकी किसी भी नतीजे पे पहुंचने के पहले जब तक हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है तब तक निश्चित रूप से ये नहीं कहा सकता है कि ये इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी कहा गया क्या है इसके अगेंस्ट में कि जो बीमारी का जो बिगड़ाव होता है, जो हाइयर वर्जन है, जो जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कम से डेफिनेटली करता है। ये इम्पोर्टेंट तो लोगों को तब तक भविष्य मिलते जब तक वैक्सीन नहीं लगाया जाए। जी जी। तो प्रधानमंत्री का ये जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस के बताता था वो वैक्सीन आया बजाया उसके बाद फ्री हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत है। आम परसेप्शन वैक्सीन आम होगा तो फिर वैक्सीन लगाएंगे और आपको लगाएंगे वैसे लगाऊंगा कुछ दिन में लगाऊंगा। तो फिर ऐसा है कि आप मास्क पहने हाथ धोए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हुआ है इनिशियल स्टेज में। एक लिमिट होता है कि आप जो है 50%, 60%, 70% जब टारगेट अचीव कीजिएगा, इतने लोगों को वैक्सीनेट कीजिएगा, तब आपकी बात कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। अभी जो स्टार्टिंग फेज में अभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस ऑफिशियल्स और अभी जब सीनियर सिटीजन को देने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, एंड मास्क को बचे रहते हैं। जब तक इसको नहीं कंट्रोल किया जाए तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें वक्त तो डेफिनेटली लगेगा। एक कॉन्फिडेंस ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उतने लार्ज अमाउंट में वैक्सीन का बनना और लोगों में पॉपुलेशन हमारा ह्यूज है, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, वहां तक पहुंचने में मासिक में और उसके चलते जिनको वैक्सीन जब नहीं लगी है तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है। अगर हमारा 60-70% पॉपुलेशन कवरेज हुआ है तो अभी तक तो इतना हुआ नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएगा, आप तो बहुत लोगों से गोबर होते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, प्रिकॉशन भी लेते हैं। ये जो आम जनता क्यों नहीं समझ रही है कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए, हमें हाथ साफ करना चाहिए, या फिर प्रशासन क्यों नहीं? ठीक है, पहले जगह जैसे सारा काम प्रशासन का है, प्रशासन आपका यानी वो छूट करता है कानून। आप बहुत जाके अगर कानून को उल्लंघन करते हैं तो आप भी सचेत नहीं है, सजग नहीं है, और फिर आप उसी तरह से भोग रहे हैं और फिर ये प्रचार बढ़ रहा है। क्या करना चाहिए? इन बातों को अगर हम थोड़ा सा ठीक तरह से समझने लगते हैं तो हमारी भीड़, हमारे लोग एकदम से इसके लिए उतने जवाबदेह नहीं है, क्योंकि मानव का स्वभाव है, आपने जिसे अभी कोट किया कि हम ढीले पड़ जाते हैं। और ये 2-3 चीजें अलग अलग तरह की दिखाई पड़ती है। एक तरफ तो हमको इसके प्रति सजग रहना है, कहते हैं कि कड़ाई भी लड़ाई भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेनें चलने लगी, लोगों में एक आया जब तक लॉकडाउन रहा तो हर आदमी सशक्त रहा
और सीधी सी बात है, मास साइकोलॉजी अलग होता है, मास की सोच अलग होती है। अनलॉक बंद और अनलॉक, तो बोला यहाँ की भाषा में अगर मैं कहूँ आधुनिक क्षेत्र की, ये आदत खत्म है तो अनलॉक हो गए। ये हमारे विदा होने में सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है। थिएटर खुलने लगे, मूवमेंट होने लगे, क्लब्स खुलने लगे, वॉक होने लगे, बाजार खुले, मॉल खुले, दफ्तर खुलने लगे, स्कूलें खुली गई, अस्पताल में चीजें आने लग गई और लोग यहाँ से वहां और वहां से यहाँ होने लगे। बड़े बड़े मीटिंग्स और रैली होने लगे, चुनाव होने लगे। तो लोगों ने समझा कि लगता है कि थोड़ा थोड़ा भय है, ज्यादा मामला खत्म हो गया है। यहाँ साइकोलॉजी, मॉब साइकोलॉजी, भीड़ की साइकोलॉजी आती है, लेकिन नहीं, हमें समझना है ये तमाम चीजें जीवन की गति है, जिससे कि लॉकडाउन के साथ पहिया थम गया, जीवन थम गया, अभी भी थमा है पहिया विकास का, आर्थिक का, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार और व्यापार का और जॉब का। उसे सरकार भी चिंतित है लाने में और लोग भी उसे हैं, इसलिए चारों तरफ भीड़ अनकंट्रोल होता है। चुनाव होना है तो ये खत्म, कोरोना का भय खत्म, लेकिन नहीं, अगर मैं चिकित्सक के रूप में ये कहूँ कि नहीं, अभी भी हमें केवल हमारे कोरोना वॉरियर्स नहीं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी नहीं, एक एक नागरिक को, एक एक नौजवान को, एक एक वृद्ध व्यक्ति को, एक एक गृहिणी को और बच्चों को, युवाओं को थोड़ा बिहार की बात है, क्योंकि बिहार के लोग भी देखते हैं, बिहार की स्थितियां कानून में कंट्रोल में और केसेस बहुत कम आ रहे हैं, जैसे जाते नहीं। मुख्यमंत्री ने कल हाई लेवल मीटिंग की है और कोरोना जो लौट रहा है उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने सारे जिला के अधिकारियों के लिए कॉन्फ्रेंसिंग की है। स्कूल खुलेगा या बंद होगा, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूल चलेंगे। उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारे राज्य में अब आगे नहीं होगा। ये करता हूँ क्योंकि केरल में शुरुआती दौर में बहुत अच्छे स्टेट में था और वो केरल का उदाहरण देते थे कि केरल से देखो कितना अच्छा समाधान है। केरल में कॉन्फिडेंस जाते होते डॉक्टरों का उसके नाम से भी को कैसे हॉस्पिटल में गए, बिहार सरकार एक्टिव हो गई है और हमें लगता है कि सरकार के साथ हमें आपको सबको उनका साथ देना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना चाहिए। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते तो आपको घायल होते हैं, आपकी पूरी फैमिली घायल होती है और समाज घायल होता है। ये चेन है, ये चेन घूमता है। तो लोगों के निवेदन में बार बार कहता हूँ, मैं हमें सारे प्रोग्राम में कोरोना के बारे में बोलता हूँ, मैं मास्क पहनता हूँ, आप भी मास्क पहने, आपका जीवन बहुमूल्य है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं इसे भी पूछूंगा, महाराष्ट्र में जो स्थिति है, मैं आपको इसको बताता हूँ। कल 27,124 पेशेंट की 24 घंटे, केरल में 2,725, कर्नाटका में 1,798, आंध्र प्रदेश में 380, तमिलनाडु में 1,243, दिल्ली में बढ़ गया 813। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बहुत ही एक्सेलरेट किया 1,308। तो पिछले मार्च से जाते नहीं था, पिछले मार्च में ये चेंज ऐसा नहीं था जैसा हम चूंकि ऊपर टेस्ट नहीं होता, टेस्ट की चलते तो कोरोना गया नहीं, कोरोना आपके पास है। जैसे चाइना में मार्च में था 82,000 के आसपास, इटली में 8,000 के आसपास, स्पेन में 56,000, यूके में 11,000, यूरोप में 68,000। ये उस समय में लगभग 243%। तो ये बहुत ही ध्यान, ये आप डॉक्टर हैं,
आपकी बातों का आपका पेशेंट मानता है, आप पेशेंट को बताते हैं कि ये खाओ तो पेशेंट ये खाता है, आप पेशेंट को बताते हैं कि दवा 2 टाइम के समय तो दवा का आम जनता को एक डॉक्टर के अवेयरनेस के जरूर करते हैं हमारे। देखिए, ये तो पहले भी कहा गया था, जितनी भी बीमारियों का अध्ययन हुआ था, पहले इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा उस सभी से हम लोगों को हिस्ट्री देखकर ही करना था कि उसको फॉलो करना था। ये पहले से प्रेडिक्शन था कि कोरोना का सेकेंड वेव आएगा, तो हम लोग अगर अभी सजग नहीं होंगे तो कब होंगे? ऑलरेडी हम लोग अपनी सजगता में ढिलाई ला चुके हैं। जो आम जनता का या सभी लोगों का जो ये ढीलापन हुआ है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि हमें तो पहले से मालूम था कि सेकंड वेव आने वाला है। ये जो आंकड़े आपके जो अभी दिख रहे हैं, ये सेकंड वेव है, सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, और ये उससे ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से जो गलतियां अभी भी लोग करते चले आ रहे हैं, जो गैदरिंग्स हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, पब्लिक प्लेसेस में लोगों का इतना उठना बैठना एंड कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा है, ना मास्किंग है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना सैनिटाइजेशन है, जिसके बारे में हम लोग इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इसको अगर हम अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर ले तो ये हमारे लिए और सभी के लिए फायदा है। ये परमानेंट बात है। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। क्योर लगभग कुछ के नहीं के बराबर है हमारे पास प्रिवेंशन तो है। प्रिवेंशन की बदौलत ही जो लॉकडाउन नहीं लगा, ये क्या था, ये प्रिवेंटिव मेजर था, जिसकी वजह से कोरोना को रोकथाम तो बहुत हद तक किया गया, स्प्रेड आउट उतनी तेजी से नहीं किया गया, कुछ लूप होल्स हुए जिसकी वजह से स्प्रेड आउट हुआ। लेकिन अगर उससे इस वाक्य से भी अगर हम लोग सबक लें तो ये देखने को क्या मिलता है कि लॉकडाउन की वजह से स्प्रेड आउट नहीं हुआ, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहा, कि हम लोगों ने पूरे घर में बंद होकर रहा और दिखा दिया। तो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चीज है कि हम आप मास्किंग यूज करें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हैंड वॉशिंग करें। आपका भी सजेशन को समझ ले कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये करना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोरोना जो जंगल में हम कोरोना जो पूरी तरह कब समाप्त होगा ये हम कह नहीं सकते। ये हमारे सोच से बाहर की बात है। फिर से तेजी पकड़ ली कोरोना में और लगातार तेज की तरह और सारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार चिंतित है, वैश्विक तैयारी कर रहे हैं कि फिर से लॉक कहाँ बनेगा, बेड कहाँ बनेगा, ये तैयार है और संख्या बढ़ रही है। बिहार अभी उससे थोड़ा ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होगा ये कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे, आप नियमित हाथ धोएंगे, आप मास्क पहनेंगे, मास्क को पॉकेट में नहीं रखेंगे और अगर कोई टोकेगा तब आप पहनेंगे। ये भी परंपरा हुआ, जैसे हेलमेट लगाने का प्रचलन है, वो गाड़ी के पीछे रखता है, आगे अगर चेकिंग है तो पहन लेता है, ऐसा आप न करें। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपके पास कानून है, आपके पास लॉ है, आपके पास सब कुछ है, मैन पावर है, आप कड़ाई से पालन करें, पालन करवाएं लोगों को, फाइन करें, चौक चौराहे पर आप कैंपेन करें, लोगों को अवेयरनेस के लिए बताएंगे, एक टोली बनाए, अवेयरनेस टीम बनाए जो घर घर जाकर लोगों को समझाया कि आपको मास्क पहनना जरूरी है। तो आज हम इस प्रोग्राम का हम यही करते हैं। तो आप दोनों मेरे स्टूडियो वाले बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बात आपने बताई बायोकेमिस्ट्री से लिया, आपने इस चीज को होते से और आपने इतना लंबा अनुभव है आपको होम्योपैथी की चिकित्सा में लोगों से मिलने का, आपने भी बहुत बॉम्बे में बात बताई और हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से भी कामना करना पड़ता है कि कोरोना से और हम अपने डॉक्टर भाइयों को जो जीवन देते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी सेवा करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें। यही हम कामना। दो शब्द बहुत कम समय देते हुए लोगों के साथ में जुड़ के यह अपील करना चाहूंगा कि मास्क अवश्य ही प्रयोग में लाएं, मास्क की सफाई करें
और अपने भी मास्क लगाएं और अपने आस पड़ोस को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही सुबह और शाम गुनगुने पानी में नमक देकर गार्गल अवश्य करें। 24 घंटे के पेय पदार्थ को लेने की जो आपकी हैबिट है उसमें एक बार 24 घंटे में काढ़ा का प्रयोग आप अवश्य करें। अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप रसदार फलों में जैसे नींबू, जैसे संतरा, जैसे माल्टा और जैसे अनानास और मौसमी के रसों का प्रयोग आप करके अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और ऐसे खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ न लें जिससे किसी भी आपका थ्रोट ग्लैंड्स पर ठंडे का असर हो, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की ठंडी चीजें। अपने बच्चों को भी इससे बचाएं। साथ ही मैं होम्योपैथ चिकित्सक होने के नाते दो शब्द आपके सामने आपके उपयोग के लिए, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमारे होम्योपैथ में बहुत ही प्रचलित दवा है आर्सेनिक एल्बम, जिसका 30 पावर का, चाहे आप ग्लोबल्स में या लिक्विड 10 साल के कम उम्र के बच्चों को 2 बूंद सुबह और शाम और बड़े लोग 4 बूंद सुबह और शाम इसका यूज करें। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए है। और जिनको भी पॉजिटिव केस आता है, जांच में आता है, इसके लिए मैं आपको 3 दवाएं बताना चाहूंगा और ये मैं आवश्यक समझता हूँ। उसमें आप एकोनाइट 30, ब्राइनिया 30, बेलुडोना 30, इसे तीनों अलग अलग भी सुबह शाम ले सकते हैं या तीनों जो सेम ग्रुप का है, फ्रेंडली ग्रुप की दवा है, इसे तीनों मिला करके भी आप ग्लोबल्स में, मीठी गोली में या तरल के रूप में ले सकते हैं। और जिनको फीवर और ज्यादा इफेक्टेड है, जिनका पॉजिटिव परसेंटेज ज्यादा दिखता है, उनको इनफ्लुएंजिंग 200 पावर का सुबह और शाम देते रहना चाहिए। इसके बावजूद भी आप योग चिकित्सक से अवश्य सलाह लेकर और आसपास में मोहल्ले को साफ रखें। आपस में आप अवेयरनेस केवल ये स्वास्थ्य कर्मियों का, राज्य और केंद्र सरकार का और प्रशासन की जवाबदेही नहीं है, एक नागरिक इसके लिए जिम्मेवार है। तभी हमारा स्वस्थ भारत बनेगा, हमारा जीवन सुरक्षित होगा। बहुत बहुत आपने बताया यदि मेरा अच्छा प्रोग्राम हो गया, आप लोग ये लोगों की सलाह मानिए और मैं भी निवेदन देते हैं उसको मानिए। बस इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम में विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर लगे तो कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए। शुरू करते हैं। नमस्कार, बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वीडियो कॉल पर जुड़े हैं और देवघर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और पॉलिटिकल साइंस के जाने माने नाम मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी लॉकडाउन में काफी संयम बरते हैं और घरों से निकलना भी उनके लिए मुनासिब नहीं रहा और हाल ही में उन्होंने वैक्सीन लिया, अपने साथ वैक्सीन लिया और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वैक्सीन लिया। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे सर कि लॉकडाउन में आपने क्या महसूस किया और वैक्सीन लेने के बाद आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं और कुछ संदेश देना चाहते हैं वैक्सीन लेने वालों के लिए तो वो आप दें। आप बोलें। देखिए, जब लॉकडाउन लगा पूरे देश में तो कोरोना बहुत फैला हुआ था और जो अधिक उम्र के लोग थे वो लोग बहुत भयभीत थे। मैं भी उनमें से एक था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार पर कोई संकट आए। मैं सभी बाल बच्चे बाहर रहते हैं और कुछ हो जाएगा तो आ भी नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने पूरी सावधानी बरती और मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था और सारा समय मैं अपना मेरा बैकयार्ड में गार्डन है उसी में मैं गुजारता था।
फल फूल सब्जी लगा करके, और बाकी सारा समय में कमरे में ही बंद रहता था। मैं तो गेट, अपने घर के गेट से बाहर भी नहीं निकलता था। तो इस बीच कई परिचितों मित्रों का फोन आया कि मंदिर कार्ड आया, कहीं शादी है, कहीं उपनयन है, कहीं हेल्थ का संस्कार हो रहा है, कहीं गृह प्रवेश है। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया, मैं नहीं जा पाऊंगा। वैक्सीन तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो कोरोना के दौर में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? वैक्सीन लेने के लिए आप कुछ बताएंगे, आपने क्या महसूस किया? मैं तो कहूँगा कि 60 वर्ष के ऊपर जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेशन अवश्य करा लेना चाहिए। ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि यही एक बचाव का रास्ता है। और वैक्सीन लेने के बाद मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करता हूँ। जैसे कि अभी मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन आप कभी कभी मास्क लगा करके जैसे बाहर जरूरी काम के लिए निकलता हूँ, जैसे बैंक जाना हो या डॉक्टर जहाँ जाना हो, और फिर घर आकर के सारे कपड़े खोल के हाथ में धोते पैर धो करके सारे कपड़े वॉशिंग मशीन डाल देता हूँ और फिर कपड़े पहन घर में रहता हूँ। तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि बुद्धिमानी इसी में है कि आप वैक्सीन ले लीजिए। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने तो वैक्सीन लिया, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। तो डॉक्टर का हाथ उतना बढ़ जाएगा कि समझ भी नहीं आगे हुई पड़ गई, और इसमें काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। आपका जो डर था मेरा कोरोना के प्रति वो बिल्कुल चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लापरवाह हो गया हूँ। सावधानी पूरी बरत रहा हूँ, सारे नियम पालन कर रहा हूँ। लोगों डेरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोना, एहतियात से रहना, खाने पीने में भी समझ कर रहना, बाजार का कुछ नहीं खाना, जो भी खाना घर का खाना है, ये सारी चीजें। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है तो इसी दिनचर्या को अगर अपनाएंगे तो जो अधिक उम्र के व्यक्ति है 60 वर्ष ऊपर वाले, वे भी स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे और अच्छा जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। साथ में यह भी कहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोगों ने अपना वजन बढ़ाया है, लेकिन मैंने तो अपना वजन घटाया है। मेरा वजन इस लॉकडाउन में लगभग 5 किलो वजन मेरा घटा है। अब मैं अपने आप को हल्का ही महसूस करता हूँ। वजन घटाने के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज किया, कुछ योगा का सहारा लिया, कुछ खाने पीने में कंट्रोल किया। इस तरह से अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा हल्का महसूस करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप कोरोना काल में अभी भी सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथों को, और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएं कि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना फिर आपके देश में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये संदेश भी आप लोगों को बताएं आसपास के लिए। आप बेबाक लाइफ के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोग को कोविड वैक्सीन के बारे में बताने के लिए। कोविड महामारी से जूझते हुए 1 साल गुजर गया। इसी मार्च में हमारा देश लॉकडाउन में बंद हो गया था। सारी गतिविधियां बंद हो गई थी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट सब बंद। कोविड से बचने का और कोई चारा भी नहीं था। बाहर निकलना मतलब अपने को कोविड के जिम्मे करना, और जब बहुत जरूरत हो तभी निकलना था। इस महामारी से हम अभी भी निजात नहीं पाए हैं। ये वायरस अभी कहीं गया नहीं है, यही मौजूद है, और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन। हमारे देश ने 2 वैक्सीन इजाद कर लिए हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। दोनों ही उत्तम है और हमें इस महामारी, इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। मैंने भी लिया है और मैं सबको यही कहूंगी कि आप सबको ही ले लें, क्योंकि ये हमें इस बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, इससे बचने में सहायता करता है।
इसको जो ले लेंगे वो इस बीमारी से फिर इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इसके 2 डोज हैं। दोनों डोज के बीच में 4 सप्ताह का अंतर है। ये इंट्रामस्कुलर लिया जाता है, 0.5 मिलीग्राम इसका डोज है। अब तो ये बाजार में भी कुछ दिन बाद उपलब्ध हो जाएगा, पर अभी सरकार सारे लोगों को ये दिला रही है और 45 साल से लेके 60 साल तक के जितने लोग हैं उन सबको मिल रहा है। तो कृपया आप आगे आएं और ये वैक्सीन लें। इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन है जो नहीं ले सकते। उनमें गर्भवती महिलाएं, जो बच्चों को दूध पिला रही है यानी लैक्टेटिंग मदर, 18 साल से नीचे के बच्चे, वो जिनको कुछ कोगुलेशन की बीमारियां है या जिनको कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हैं, ये लोग ये वैक्सीन नहीं ले सकते। वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ही कम साइड इफेक्ट है। जहां पर पड़ेगा वहां दर्द देगा, इंड्यूरेशन रहेगा यानी थोड़ा कड़ापन रहेगा, बुखार आ सकता है, बड़ी एक हो सकता है, ऐसे ही छोटे मोटे तकलीफ हो सकते हैं। जब ये डोज, पहला डोज या दूसरा डोज लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा जहां पर जिस जगह पर पड़ेगा वहां पर इंतजार करना है, ताकि अगर कोई साइड इफेक्ट हो कुछ तो तुरंत डॉक्टर उसकी चिकित्सा करे। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। पर आपको 2 सप्ताह तक फिर भी परहेज करना होगा। आपको वैसे ही मास्क पहनकर रहना होगा, अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करते रहना होगा। 2 सप्ताह के बाद आप में एंटीबॉडी डेवलप कर जाएगी जो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी। तो दोस्तों, आप लोग आगे आए और ये वैक्सीन जरूर लें। थैंक यू।